हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ द लीगल जंक्शन एंड आज हमारे गेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट experienced and knowledgeable guest of his own kind. We have Sir Mukesh Talreja with us, who is not only an experienced and specialized legal officer who has also served as a civil judge and judicial magistrate as a judge in the courts. So we will be in communication with Sir Mukesh Talreja today, and हमारा आज का topic specifically covers around the minorities here in Pakistan and how हमारा law या legal framework बना है जिससे हम ये ज़्यादा जान सके कि minorities के rights पाकिस्तान में कैसे protect होते हैं. So sir, starting off with the conversation on minorities, sir हम minorities को define कैसे करेंगे? Thank you for having me. जो term है minority, perhaps I would say that is itself against the constitution, because Article 4 of the constitution जो है हमारा वो कहता है कि every citizen is equal for the law and he has to be dealt with in accordance with law. So when we say this everybody is equal, जब हम ये कहते हैं कि सारे लोग equal हैं, तो फिर वो इक्वल ही होने चाहिए एक ही सब पे. लेकिन क्योंकि माइनॉरिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो उनकी एग्जिस्टेंस भी हमारी जो है वो ज़रूरी है. और जैसा कि हमारे कायद ने भी कहा कि देयर इज़ नो हिंदू, देयर इज़ नो मुस्लिम इन पाकिस्तान, जो सारे लोग हैं वो एक समान हैं. तो हैविंग सेड दैट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 20 सबको फ्राहम करता है, एवरी सिटीजन को, टू राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट हिज रिलीजन, Right. विच इज़ नॉट अगेंस्ट द मोरालिटी. तो जैसा कि आर्टिकल 20 सबको राइट देता है प्रोफेस करने का अपना रिलीजन, वहीं पे आगे चल के आर्टिकल 36 जो हमारा आईन पाकिस्तान में है, वो स्पेसिफिकली कहता है स्टेट के लिए कि भाई वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी. Right. माइनॉरिटीज़, जैसे आपका सवाल आया कि माइनॉरिटीज़ हम कंसिडर करते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक रिलीजन बेस्ड कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. सो माइनॉरिटीज़ वी कंसिडर कि वो रिलीजन बेस्ड ही है. तो अगरचे हम सिंपल मिसाल लें, अगरचे लिंग्विस्टिकली या एथनिकली, तो हमारे यहाँ बहुत सी मिसालें आ जाएंगी. एक शहर में एक कम्युनिटी की या बहुत से ज़्यादा लोग रहते हैं, दो दे आर फ्राम द सेम रिलीजन, लेकिन अगरचे वो थोड़ी कम्युनिटी कोई और रहती है, तो वो माइनॉरिटी कंसिडर नहीं की जाती. तो ज़्यादा रिलीजियसली ही जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कंसिडर की जाती हैं, भाई उनके जो राइट्स हैं वो इक्वली प्रोटेक्ट हों. हमारे पास मोस्टली जो पॉपुलेशन जो है पूरे पाकिस्तान में, वो सिर्फ 2% है. Right. 2% माइनॉरिटीज़ हैं हमारे पास. 98% मुस्लिम पॉपुलेशन है. अब उस 2% में हिंदू पॉपुलेशन भी है, सिख पॉपुलेशन भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, परहैप्स कुछ और भी ज़रूर होंगे जो हमारे पास है. हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू कम्युनिटी मोस्टली सिंध एरिया में रहती है, और लाइक वाइज क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यहाँ रहती है, लेकिन पंजाब में वो बहुत ज़्यादा तादाद में है. तो दैट्स परहैप्स द आंसर टू योर क्वेश्चन कि minorities क्या है. ठीक है सर. तो सर नाउ दैट वी आर क्लियर कि माइनॉरिटीज़ हम लीगली सिर्फ रिलीजन बेसिस पे ही डिफाइन करते हैं सर, तो इसमें आप हमें स्पेसिफिकली बता सकते हैं, जैसे पर्सनल लॉज होते हैं, सो उसमें माइनॉरिटीज़ के लॉज कैसे डिफरेंट है एज अपोज टू अ मुस्लिम लॉ. अब उसमें फैमिली लॉज भी आते हैं डेफिनेटिवली, उसमें प्रॉपर्टी लॉज भी कुछ हद तक आते हैं, तो सर इस पे आपका क्या टेक होगा? हमारे पास जो इनहेरिटेंस से मुतल्लिक, इनहेरिटेंस से कोई एज सच स्पेसिफिकली लॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं जो पाकिस्तान में किया गया. और मोस्टली जो हमारे पास लॉज हैं जो हम ट्रेडिशन बेस्ड या कह लें प्रेसिडेंट बेस्ड हैं हमारे पास, वो हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं. जो प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं इनहेरिटेंस से मुतल्लिक,
और उन्हीं को हम फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया में जो सक्सेशन एक्ट है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें काफ़ी अभी रिसेंटली चेंजेस भी आई हैं। वहाँ पे जो बेटे हैं उनके हकूक़ और बेटियों के हकूक़ बराबर कर दिए गए हैं। बट सिंस वी आर फॉलोइंग दी परहैप्स द सेम लॉ व्हिच हैव बीन डेवलप्ड हियर, तो हमारे पास डेवलप तो कहा है, तो लिहाजा हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास दो स्कूल हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, विपक्षारा है, दया भागाला है। दया भागाला एक इंडिया की एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन बंगाल साइड में फॉलो होता है, तो मिटक ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तान में एज जूरिस्प्रूडेंस थ्रू केस लॉज हमारे सिस्टम में हमारे हमारे फ्रेमवर्क्स जो पर्सनल लॉ से, इनहेरिटेंस लॉ से रिलेटेड है, तो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। वी हैव नॉट स्पेसिफिक कोडिफाइड लॉ। वी डोंट हैव एनी कोडिफाइड लॉ। तो सर जैसे कि आपने कहा कि इंडिया में इसी लॉ के बेसिस, सो आर दीज अमेंडमेंट्स आल्सो फॉलोड इन आवर कोर्ट्स, या फिर अमेंडमेंट्स की हम फॉलोइंग्स में नहीं है, हम हमारे फिर वो ओल्ड केस लॉस की बेसिस पे हमारे पास जो लॉ शुरू से फॉलो हुआ आ रहा है, प्री पार्टीशन जो हमने लॉ हमारे यहाँ जो हिंदू सक्सेशन एक्ट हम फॉलो कर रहे हैं, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर नॉट फॉलोइंग एनी अमेंडमेंट्स। ऑलराइट सर। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के जो फैमिली लॉज की बात थी, हमारे यहाँ इतने अरसे बाद 2016 में हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट बड़ी इनेक्ट हुआ हमारी असेंबली में। अनफॉर्चुनेटली दैट लॉ जो है वो भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की हद तक था कि भाई जो हिंदू मैरिजेस हैं उसको रजिस्टर कैसे किया जाए। जो लॉ था हिंदू मैरिज एक्ट 2016, वो सेपरेशन को गवर्न नहीं कर रहा कि अगरचे हिंदू लॉ के मुताबिक या फैमिली लॉ के मुताबिक कोई सेपरेशन मांगे या डाइवोर्स मांगे या टर्मिनेशन ऑफ मैरिज मांगे, तो वो टर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट्स में नहीं थे, क्योंकि हमने अपना लॉ बना लिया था। तो फेडरल ने तय 2017 में एक हिंदू मैरिज एक्ट 2017 बनाया, लीविंग प्रोविंस ऑफ सेथ, क्योंकि सिंध ने अपना कानून बना लिया हुआ था, तो उन्होंने ये कानून बनाया कि भाई ये जो हिंदू मैरिज एक्ट होगा जो कि गवर्न करेगा फैमिली मैटर्स को, सेपरेशन को, फिर उनकी टर्मिनेशन ऑफ मैरिजेस को कैसे गवर्न करेगा, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो उन्होंने कानून बनाया। वी फॉलोइंग द सूट ऑफ फेडरल लॉ हमने फिर 2018 में हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाए, एंड इसके थ्रू फेडरल लॉस को भी सिंध में इनकॉर्पोरेट। तो हम वी इनेक्टेड अवर लॉ और वी डिड नॉट जो है हमने वो बोरो नहीं किया, हमने अपना लॉ बनाया जो कि परहैप्स रेप्लिका ही है, छोटा बहुत उसमें प्रैक्टिकली तो कोई फर्क नहीं, बट बाय वर्च्यू ऑफ द वर्ड्स वो हमारे खुद के लॉ, सिंध के लॉ की अमेंडमेंट है। हाँ, हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट और हमारा अपना लॉ कोडिफाइड लॉ है और उनके रूल्स भी बन चुके हैं। सो उसमें प्रॉपरली तरीक़ेकार बताया गया है कि कौन से इल्ज़ामात होंगे या पॉइंट्स, कौन से अपना क्या कह लें अपना इसमें पॉइंट्स होंगे जिसकी बुनियाद पे कोई हिंदू लड़की या कोई हिंदू लड़का टर्मिनेशन क्लेम कर सकता है कोर्ट से। तो मोर और लेस जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, जो मुस्लिम लॉ में भी हैं, जो क्रिश्चियन लॉ में भी है, वही सेम। ठीक है, वही जैसे हमारे मुस्लिम लॉज में भी हैं दैट अ गर्ल इज गिवन द राइट टू खुला, तो उसमें कुछ फैक्टर्ड ग्राउंड्स हैं कि किन किन बेसिस पे खुला ले सकती हैं, तो सिमिलर टू दैट वैसे ही तो ग्राउंड्स खुला के परहैप्स तो नहीं है, खुला एज अ विश ऑफ द फीमेल, कच्चे वो चाहे सिर्फ ये बताए कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, दैट इज इनफ फॉर द कोर्ट टू ग्रांट खुला। बट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर से हम उनकी ग्राउंड्स की बात करें, लेट्स से क्रूरल्टी है, लेट्स से एक डिजीज़ है जो इनक्योरेबल है, या हम ये कह लें कोई एक बंदा है जो 7 साल से गायब है, या कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है या इम्पोर्टेंसी है, ये ग्राउंड्स मोर और लेस तकरीबन सेम ही हैं जो मुस्लिम लॉ में भी आपको मिलेंगे, जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट में भी आपको मिलेंगे, और हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपको वही लॉज मिलेंगे। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और जो ऐड किया गया है वो है डिजर्सी। अगरचे कोई मियाँ या बीवी
हस्बैंड एंड वाइफ 2 साल तक आपस में दूर रहा है किसी वजह से, और या हस्बैंड ने उसको मेंटेन नहीं किया for the period of 2 years, on that ground the woman can come for the court and can seek termination of marriage. Right. Sir, so similarly, Christianity में भी ऐसा है that they have their particular specific coded law, Yes. and by the effect of that law फिर उनको relief family. उसमें भी है, और फॉर द पर्पसेस ऑफ, जैसे पुला है, पुला एक राइट दिया गया है इस्लाम में अपना एक औरत को। यहाँ पे ऐसा कोई राइट कि मैं आया और मैंने कहा कि ठीक। मुझे शादी कर, लाइकवाइज इन हिंदू लॉ ऐसा कोई नहीं है, अनलेस के वेरी वाइज रीजन हो, जो मैंने ग्राउंड्स बताया और ग्राउंड्स के तहत आए, और वो ग्राउंड्स प्रूव होने कोर्ट में। देखिए, मोस्टली जो मैंने देखा है हमारे जैसे साहिबान या कोर्ट से भी वो हो जाती हैं कि जब भी कोई हिंदू लॉ के तहत कोई केस फाइल होता है, एट स्टेज ऑफ प्री ट्रायल में अगर जो नहीं बनते तो वो कहते हैं भाई आपकी शादी टर्मिनेट। दैट इज नॉट द लॉ सेज। The burden is to prove it. यस, जितने भी ग्राउंड्स हैं फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वो प्रूव करने हैं। सिक्योरिटी है, प्रूव कर रहा है, डिजर्शन है, प्रूव करना है, नॉन मेंटेनिंग है, प्रूव करना है, इम्पोर्टेंसी है, प्रूव करना है, 7 साल में नहीं मिला, प्रूव करना है। दीज ऑल ग्राउंड्स आर टू बी प्रूव। इवन दो फॉर अ मुस्लिम गर्ल अगर से वो खला क्लेम नहीं करती और वो डिसोल्यूशन क्लेम करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, That has to be proven. सो दिस इज द ग्राउंड। अब क्रिश्चियनिटी में अडल्ट्री अगर से आपको प्रूव करनी है, अगर से आपको मैरिज डिसॉल्व करवा के, यू हैव टू प्रूव द अडल्ट्री। अगर अडल्ट्री नहीं है तो देयर आर वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब की लाहौर हाई कोर्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट थी कि कोई अगर से नहीं रहना चाहता तो तो जबरदस्ती तो नहीं कर। हाँ, तो उन्होंने तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को बना हटा अपना लेते हुए उन्होंने कहा कि भाई दैट कैन बी एडेड एज एन ग्राउंड। ठीक है सर। तो सर इससे ये होता है कि पर्सनली जो भी माइनॉरिटीज़ के लॉज है वो इटसेल्फ इनकोडेड है, इफ़ नॉट तो फिर वो बाय वर्च्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जैसे कि इनहेरिटेंस लॉ में स्पेसिफिकली वो इन द वर्क्स आया है। सर स्पेसिफिकली जैसे फॉर एग्जांपल जो राइट ऑफ एलिमनी होता है मैरिजेस में, विच इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट इन मुस्लिम मैरिजेस, सो डज इट हैव एनी इफेक्ट इन फॉर एग्जांपल अ हिंदू मैरिज और अ क्रिश्चियन मैरिज? जहाँ तक हिंदू मैरिज की बात है, अगरचे कोई वो कानून में लिखा गया है, कोई मर्द अगर ये आता है फॉर सीक एंड ही सीक्स टर्मिनेशन ऑफ मैरिज ऑन वन ऑफ द ग्राउंड्स, he has to arrange accommodation for the wife. और वो कानून में कोडेड किया गया है और लिखा गया है कि उसको मेंटेन करना है फॉर दैट पीरियड, कि वो उस वक्त तक शादी जब तक कंटिन्यू है, राइट। और जब तक उसकी दूसरी शादी भी नहीं होती तब तक उसको मेंटेन करना होता है। जैसा कि टर्मिनेशन ऑफ मैरिज की बात थी, जहाँ तक मुस्लिम लॉ की बात है, खुला अगर से ग्रांट हो गई वो 3 महीने का पीरियड है, 3 महीने बाद शी कैन बी मैरिड, राइट। इवन दो हस्बैंड कैन बी मैरिड। हाउएवर इन हिंदू लॉ अगर से टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो जाती है एंड अपील हैज आल्सो बी प्रेफर्ड, अगर से अपील पेंडिंग है फिर भी वो नहीं कर सकते दूसरा, ओके। जब तक वो फाइनल डिग्री हो, फाइनल डिग्री के 6 महीने तक वो नहीं कर सकते, 6 महीने बाद कर सकते। राइट। तो सर ये जो पीरियड है इसमें क्या शादी को इंटैक्ट माना जाता है, और इज इट अ ग्रे स्पेस कि यहाँ पे आप बेशक शादी का पार्ट तो नहीं है लेकिन जैसे आपने कहा कि वो मूविंग फॉरवर्ड किसी और से शादी नहीं कर सकते? ये परहैप्स आई वुड से इट इज अ ग्रेस, बिकॉज जो हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ में तो एक पीरियड कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग दैट पीरियड अगरचे तलाक हो भी गई है, बट ड्यूरिंग इन द पीरियड हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, शी वुड बी काउंटेड एज अ विडो। ठीक है, बट यहाँ ऐसा कोई लॉ डेवलप नहीं है। परहैप्स आई वुड से कि लेजिस्लेचर ने ये सोचा हो
कि बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी हो जाती है या बाज़ औक़ात कुछ और इशू होते हैं, तो टू कवर दैट कि उसके लिए कोई इशू ना हो, तो इसीलिए ये विंडो पीरियड एक तरीके से रखा गया है आ गई। जैसे वो चीज़ें कवर अप हो सकें। दैट इज़ माय पर्सनल व्यू। हो सकता है मैं गलत हूँ। बट दैट इज ऑल्सो हाउ यू इंटरप्रेट लॉ। तो लॉ जैसे कहते हैं कि होती ही सारी गेम इंटरप्रिटेशन की है, तो जैसे हम इंटरप्रेट करें, दिस इज हाउ लॉ वर्क्स। The law is nothing but a common sense. यस, द लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस। सर, जो दूसरा प्रेसिंग इशू आई बिलीव माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा फेस कर रही होती है, दैट इज फोर्स्ड कन्वर्जन्स। एंड वो आई बिलीव इन रिसेंट ईयर्स हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया है थ्रू मीडिया एट लार्ज के, स्पेसिफिकली जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है वहाँ पे स्पेसिफिकली फोर्स कन्वर्जन हो रही होती हैं। इट्स यूजुअली फ्रॉम गर्ल्स, माइनर गर्ल्स फ्रॉम हिंदू फैमिलीज और क्रिश्चियन फैमिलीज एज वेल, जिनकी फिर कम उम्री में शादियां भी करवा देते हैं, जिनका फिर ये रेगुलेट कर देते हैं कि क्योंकि अब ये मुसलमान है और ये बालिग है तो ये शादी भी कर सकती है। सो इट गोज ऑन टू ब्रेकिंग टू लॉज। वन, चाइल्ड मैरिजेस एक्ट को भी ये कर्टील करती है, एंड दूसरा डेफिनेटली जो उनके स्पेसिफिक राइट्स हैं enshrined under the constitution वो भी इफेक्ट होता है। तो सर, इस सारे सिनेरियो पे व्हाट विल बी योर कमेंट? Hmm, uh, that's a very critical and pressing issue. हमारे यहाँ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट तो फील्ड में है, ये आपको भी पता है। जी। और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की मैं बात करूँगा 2013, वहाँ पे एज ऑफ माइनर डिस्क्राइब की गई है बिलो 80 की, जी, बिलो 80। बिलो 18। अब रिसेंटली ऑनरेबल फेडरल सीनियर कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर दिया है कि दैट लॉ इज नॉट अगेंस्ट द इंटेंशंस ऑफ इस्लाम। सो आई वुड अर्ज टू एंड दैट डिबेट कि दिस लॉ इज अगेंस्ट अगेंस्ट इस्लामिक प्रिंसिपल्स, राइट। तो क्योंकि फेडरल सीनियर कोर्ट ने उसको एंडोर्स कर दिया है। अब वहाँ पे लॉ में इशू ये है कि जहाँ पे वो पिनलाइज करती है जो चाइल्ड मैरिज है, वहाँ पे वो पर्सनल जो राइट है किसी का या पर्सनल लॉ है उसको वो टच नहीं कर रहे। तो द रूल्स सेज चाइल्ड मैरिज जो रिस्ट्रेंट रूल्स हैं वो ये कहते हैं और ये बावर करते हैं कोर्ट के ऊपर, अगर से कोई इंटरफेथ मैरिज है और वो चाइल्ड लॉ कहता है और वो चाइल्ड है जो लड़की है या कोई माइनर है और वो इंटरफेथ मैरिज है, तो कोर्ट के ऊपर ये बावर किया गया है कि वो स्टार्ट करवाएगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्रोसीडिंग्स। कैन यू इमेजिन, वो कोर्ट के ऊपर रखा गया कोर्ट ने कर दिया। बट दैट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल। कि इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाएगी कि अगरचे कोर्ट अपने एंड से उस चीज को डिसॉल्व करवाना चाहे या डिसॉल्व करवाने की प्रोसीडिंग्स कर, मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूंगा, एक आप उस पे से अंदाजा लगा नहीं देगा। जैकबाबाद में एक लड़की जो कि घर से निकली अपनी मर्जी से, परहैप्स या शी वाज जस्ट 13 to 14 years of एज, 13 से 14 साल। अभी रिसेंटली 17 साल जजमेंट भी दिए कि भाई 18 साल से कम जो लड़का है लड़की है वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कैसे मान। दो दे हैव इंटरप्रेटेड कि भाई दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वाइड, दैट इज अगेन डिबेटेबल कि भाई वो वाइड है या वाइडेबल है। सेंट ऑफ चाइल्ड है वो जब 18 साल का हो बाद में कंसेंट दे उसको। एनीवेज, कमिंग बैक, वो जब लड़की ने मांगकर शादी की, पहले लड़की ने बयान दिया कोर्ट में कि मैं 18 साल की हूँ और मैं मर्जी से अपनी रही शादी की एंड आई गॉट कन्वर्टेड। तो फिर ऑनरेबल सेशन जज के पास अंडर सेक्शन 552 ऑफ CRPC प्रॉपरली एक कंप्लेंट फाइल हुई। उसमें लड़की को बुलाया गया और लड़की का जब मेडिकल बोर्ड बैठा गया तो वहाँ पे जब लड़की की उम्र थी वो 13 से 14 साल तक आई। ओके। जब लड़की आई कोर्ट में, उन्होंने बयान दिया कि भाई, कोर्ट से पूछा भाई हाँ आप किसके साथ जाना चाहते हैं, कि तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहते हैं। तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग सबके लिए जब उन्होंने ये बयान दिया, डिस्पाइट
ऑफ दैट के 164 का जो बयान था वो लड़के के हक में था। हक में था पहले जी। जब उन्होंने ये बयान दिया तो कानून ये कहता है चाइल्ड मैरिज डिस्पेंट रूल्स हैं, परहैप्स आई एम नॉट मिस्टेकन, परहैप्स रूल 11 और 12, वो ये कहता है कि जब कोई लड़की होगी, अगरचे उसके पेरेंट्स हैं, अगरचे उसके पेरेंट्स चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व नहीं है, तो अगरचे वो लड़की जो है वो आप पेरेंट्स के हवाले करेंगे। हाँ, जहाँ पे जो पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं, फिर आप किसी चाइल्ड शेल्टर होम वगैरह में अभी अपनी दस या किसी गार्डियन अपॉइंट करके किसी गार्डियन को थे। तो यहाँ तो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। डिस्पाइट ऑफ दैट परहैप्स वहाँ पे बहुत एहतजाज शुरू हो गए बाहर, तो मजबूरन जज साहब को कस्टडी जो है वो दारुल अमान गई, उन्होंने दारुल अमान के हवाले कर। अब उस 14-15 साल की बच्ची की कस्टडी यहाँ बना शेल्टर होम में थी। पेरेंट्स को मज़ीद परहैप्स 6 महीने लग गए। 6 महीने में उन्होंने पिटिशन फाइल की, फिर हाई कोर्ट से उनको बच्ची की कस्टडी हैंड ओवर। इवन मैं ये कहूँगा कि वो जो इशू था, दैट इशू ऑफ कन्वर्जन, दैट रिमेन्स अ लिम्बो, Yes, doesn't really talk about it much. दैट रिमेन्स अ लिम्बो कि भाई व्हाट वुड हैपन टू दैट। तो वो उसके लिए हमारे पास अभी भी डिबेट्स चल रही हैं या डिस्कशंस चल रही हैं कि व्हाट वुड हैपन टू दैट। सो इसी पॉइंट पे एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की भी है, बेबी मुस्कान केस के नाम से। एक लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की, जो काम करती थी किसी घर में, मेड थी, और वो कन्वर्ट हो गई बकौल उसके। तो उन्होंने जब कस्टडी फाइल की, पिटिशन हेबियस कॉर्पस की फाइल की, तो उनके जो मालिक थे उन्होंने कहा आप कस्टडी नहीं देंगे बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस एंड शी It's a girl. Must हाँ, तो हम उसको अपने बात में। तो कोर्ट ने कहा कि भाई दो चीज़ माइनर बिकॉज एंड पेरेंट्स उनकी कस्टडी मांग रहे हैं, तो माइनर की कस्टडी वालिदैन के पास ही जाएगी। लेकिन उन्होंने भी इस इशू को कि भाई उसकी कन्वर्जन का क्या होगा, कि उन्होंने छोड़ दिया कि भाई लेट्स उसी बच्ची के ऊपर पड़ा जाए कि जब वो बालिग हो, समझे या अपने मन से उस चीज़ को अंदाज़ा कर ले, फिर उस चीज़ पे सो ये एक हमारे यहाँ इशूज़ हैं। और जहाँ तक फोर्स कन्वर्जन की बात है, हमारे यहाँ सिंध में फोर्स कन्वर्जन के ऊपर जो कानून बना के टेबल भी किया था, मेरे ख्याल में एमपी हैं परहैप्स नंद कुमार रोपलानी साहब, उन्होंने टेबल किया था, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल थिंग्स वो फिर टेबल नहीं हुआ, right. वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ फिर संद असेंबली में, तो दैट्स व्हाई इट इज Still not there basically. सर तो ये तो स्पेसिफिकली इट्स वेयर जहाँ पे जो बच्ची है शी इज़ अ माइनर। नाउ परहैप्स अगर सिमिलर सिनेरियो में अगर जो लड़की है जिनकी कन्वर्जन हो रही है उन शी इज़ अ मेजॉरिटी, शी डज नॉट फॉल अंडर द माइनर ब्रैकेट, तो उसमें भी जैसे अभी तक जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं उसमें जो फैक्टर ऑफ कन्वर्जन है वो तो क्वेश्चन में ही रहा है, वो तो डाउट में ही रहा है। सो सिमिलरली अगर हम इसे थ्योरेटिकली देखें कि अगर कोई मेजॉरिटी होती तो उसमें भी सिमिलर फाइंडिंग्स ही मिलती हमें। होस्ट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसमें। एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो मसला है वो है गुर्बत। आपको मोस्टली वो एरियाज मिलेंगे जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, और गुर्बत इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरा जाहिर सी बात है, जितना भी हम इंटरमिडियल होते हैं, अब कभी कभार बाज़ औक़ात जो मेजॉरिटी वाली औरतें हैं जो मेजर होती है, एक इंटरनल प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर होता है। अब एक लड़की अगरचे समहाउ अगरचे हम कहें किसी बुनियाद पे भाग गई, चली गई, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगरचे वो मुतासर होके भागी है, तो वाई इज़ देयर अर्जेंट नीड ऑफ गेटिंग मैरिड। राइट। अगरचे वो मुतासर होके गई, तो आई डोंट थिंक देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ गेटिंग मैरिड। There is also no need to run away. She can accept and still live the way she has been living. सो आपने जितने भी केसेस देखे होंगे उसमें आपको हर
हमेशा हमेशा जो है आपको एक ही किस्म की स्टोरी मिलेगी। जी सर। जो लड़की भागी है वो दूसरे दिन कोर्ट पहुंच जाती है कि भाई हमने अपना मर्जी से शादी की है। हाँ भाई, आपने अगरचे मर्जी से शादी की है, क्या आपने शादी की वजह से इस्लाम कबूल किया है? दैट क्वेश्चन स्टूड में अनरिजॉल्व कि भाई हाँ, लड़के वो रीजन है, दैट इज फाइन। जी। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एन इशू ऑन दैट। बट थिंग इज दैट कि जब वो कोई लड़की चली जाती है तो वो शादी के लिए स्पेसिफिकली जा रही है ये। तो शादी के लिए उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई वो उसी दिन कन्वर्जन भी हो। सो फिर जब लड़की घर से निकल के अगर किसी के हाथ में चली भी जाती है तो फिर प्रेशर्स आ जाते हैं, पीयर प्रेशर, या कह लें कि भाई वो रिलीजियस ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक बहुत सी चीज़ें, आपकी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी सिविल सोसाइटी जब इन्वॉल्व हो जाती है तो एक अलग किस्म का एक प्रेशर बन जाता है। जो प्रेशर परहैप्स मैं नहीं समझता कि डील करना इतना आसान होता है बिल्कुल एज अ माइनॉरिटी। बिल्कुल सर। एंड सर आई बिलीव इस टॉपिक में मोर देन द लीगल प्रिंसिपल टू टॉक अबाउट, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सोशल सोसाइटल प्रेशर है या काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो अगेन एट द एंड ऑफ द डे एक माइनर बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा टू कोप अप विद, एंड दैट इज देयरफॉर द रीजन कि ये कन्वर्जन्स होती हैं। इसी वजह से अब आप एक अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते ना, आपकी इतनी एज ही नहीं होती है आप इन चीज़ों को समझ पाए, राइट। आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है और मुझे क्या चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आपको एटलीस्ट रैशनल होना होना जरूर। और क्यों एक एज लिमिट रखी गई है कि भाई मेजॉरिटी लिमिट है 18 ईयर्स एंड अबव। परहैप्स देयर इज अ साइंस, या देयर इज सम रीजनिंग देयर बिहाइंड इज रीजनिंग। अब आप इंटरनेशनल अब जो है जो स्टडीज निकाल के देख लें, जो सबसे ज़्यादा अमवात होती है वो चाइल्ड मैरिजेस की वजह से। जी। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो आप पूरी दुनिया की स्टैट्स निकाल के देखें तो वो जो बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमवात होती। जी सर ऐसा ही है। तो रीज़न यही था कि चाइल्ड मैरिज वो उसी टाइम अर्ली एज पे 15-16 साल 13 साल में जब शादी हो जाती थी और फिर वो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कोप अप नहीं कर। नहीं कर सकती, योर बॉडी इज नॉट रेडी टू डिलीवर सच। ठीक है सर। सर आई बिलीव इसके साथ हमने स्पेसिफिकली जो लीगली हमारे माइनॉरिटीज़ के चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं या एरियाज़ हैं वो हमने टच किए हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई और एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने जैसे कि एक जुडिशल जज की तरह भी सर्व किया है, तो इफ़ एनी स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म विल बी ग्रेट टू नो दैट। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। एक मैं सिंपल चाइल्ड मैरिज के हवाले से आपको एक किस्सा बताऊं, और आप दैट इज ऑफ 2017 की। एक वाले साहब थे, उनकी दो लड़कियां घर से भाग, दोनों माइनर थी, उन दोनों ने भाग के शादी। शादी करने। जब वो भाग के शादी कर दी तो काफ़ी टाइम गुजरा को एक लड़की वापस आ गई कि भाई मुझे नहीं रहना, दैट्स इट, ख़त्म कर दिया। एक लड़की भाग रही। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द ट्रायल वालिद साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ एप्लीकेशन फाइल की कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, ठीक है, बट द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द ऑफेंसेस एज कंपाउंडेबल। ऑलराइट। द ऑफेंसेस आर नॉन कंपाउंडेबल। सो आई रिजेक्टेड द एप्लीकेशन। मैंने कहा आप कंपाउंड नहीं कर सकते क्योंकि द ऑफेंस इज अगेंस्ट द सोसाइटी, ये सोसाइटी के अगेंस्ट है। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ ट्रायल जो दूसरी लड़की भी जिसने शादी की उसको बेटा पैदा हो गया। अब वो चाइल्ड मैरिज जस्टिन तक की एक खूबसूरती है, मैं इसको खूबसूरती कहूँगा कि जो औरत है वो विक्टिम है, जो मर्द है अगर से वो ओवर एज है, ही इज द कल्प्रिट। औरत आपके लिए कल्प्रिट, शी इज फिट। तो वो भी आज की हर डेट पर मैं उनसे पूछता था कि भाई आप क्यों आते हो, कहते मेरा मियाँ है, मैं उसकी वजह से आता हूँ। बट थिंग इज दैट कि वो ट्रायल तो चला, आई कंक्लूडेड द ट्रायल। इन द मीन टाइम जो रिपोर्ट आई थी अपना मेडिकल बोर्ड की, दैट डिक्लेयर्ड कि उस लड़की की एज 17 to 18,
अब हमारे पास जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल है, वो ये सेटल्ड है कि जो भी एज असेसमेंट टेस्ट होती है दैट इज नॉट फाइनल। राइट। आप उसमें डिफरेंस आ सकता है, आप 1 साल पीछे भी जा सकते हो, 1 साल आगे आगे भी। दैट इज नॉट कंक्लूसिव। मतलब वो एक ब्रैकेट दे देती है, एग्जैक्ट वो अप्रोक्सीमेटली नहीं। एग्जैक्ट आपको नहीं बताएगी कि आप 16 साल 5 महीने 3 दिन के हैं, नहीं, वो आपको एक ब्रैकेट दे देगी कि भाई आप इतनी है। ठीक। सो वो 17 टू जब 18 में आया तो परहैप्स दैट वाज ऐसा भाई वो कि भाई वो अब एक थ्रेशोल्ड में नहीं है, तो दैट्स हाउ आई एक्विटेड द बॉय। बट थिंग इज दैट कि हमें उस चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। हमारे यहाँ एफआईआर होती है 365 बी पीपीसी में कि लड़की भाग के चली गई। जब लड़की भाग के चली जाती है, हम फिर अगरचे वो माइनर होती है तो जजेस को भी और प्रोसिक्यूटर्स को भी, वकील साहिबान को भी थोड़ा अ, अपना एक्टिव होके कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए। मैं इस वजह से कहता हूँ कि बर्डन जो है वो ज़्यादा वकील साहिबान पे होता है कि वो कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट करें, जी कोर्ट को मजबूर करें कि भाई ये कानून है, आपको इस कानून के तहत चलना है। जजमेंट देनी हो। इन्वेस्टमेंट अगरचे कोर्ट्स वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे तो देन बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द कोर्ट। अब अगर हम ये एक्सेप्ट करके बैठ जाएं कि भाई सारी चीज़ करनी अदालत ने है, जज ने ही करनी है, क्योंकि जज शुड नो ऑल द लॉज ऑफ क्लीन, ये ज़रूरी है, फिर आपकी जिम्मेदारी कहाँ की है? राइट। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाने और जज को असिस्ट करें कि भाई 3 and 4 सेक्शन 5 चाइल्ड मैरिज असिस्टेंट एक्ट भी यहाँ पे ला सकता है, आप उस पर कॉमनेस लें और प्रोसीड कर। अगर से वो डिटरेंस इज मैंने किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड इट। डिटरेंस ट्रू। हाँ, रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम भी होना चाहिए एटलीस्ट, बट ट्रायल का प्रोसीजर तो हो। तब एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी करना चाहें आप उसको बरी करें, आपको सेंश्योर करें, प्रोबेशन पे देंगे, एटलीस्ट वो चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाए। सो दैट इज At least trial chale is what you're trying to say. With this, we are at the end of the podcast today. Sir, it was great having you here on the channel. And sir, ये I believe एक बहुत pressing issue था, and वो issue था जिस पे I don't really see a lot of people talking about. Therefore, आपको यहाँ पे on board करने का मकसद ही ये था कि we specifically wanted to talk about a law जिसकी अवेयरनेस नहीं है स्पेसिफिकली, क्योंकि माइनॉरिटीज़ या माइनॉरिटी लॉ है तो वैसे ही इसको कम प्रेफरेंस दी जाती है. सो हैविंग सेड दैट सर, वी आर ट्रूली ग्रेटफुल for you to be here on the Legal Junction platform. Thank you.